नमस्कार बच्चों, अर्थशास्त्र की आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निजीकरण, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हमें एक टॉपिक को और पढ़ लेना है। आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में सरकार ने जो कदम उठाए थे, उन्हीं कदमों में एक कदम था विदेशी विनिमय में सुधार का। दरअसल 1991 में सरकार ने जब ध्यान दिया तो ये पाया कि भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी हो गई है, यानी कि हमारा जो भुगतान संतुलन है वह प्रतिकूल हो चुका है। ये ऐसे हुआ कि हमारे आयात ज़्यादा थे और निर्यात कम हो गए थे। इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने क्या किया, रुपये का अवमूल्यन किया। डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी करना पड़ा भारत सरकार को। इससे हुआ क्या कि देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हो गई। आगमन में वृद्धि ऐसे हो गई कि लोग उत्साहित हुए कि पहले उन्हें मान लिया 100 रुपये के लिए $100 देने पड़ते थे, और फिर जब इसका अवमूल्यन कर दिया गया, मान लिया आधा कर दिया गया मूल्य, तो अब उन्हें 100 रुपये के लिए केवल $50 देने पड़ेंगे। तो लोग उत्साहित हुए और भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन जो था इसमें बढ़ोतरी हुई। हुआ है कि विदेशी विनिमय बाजार के रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। ऐसी पहल की गई। परिणाम ये हुआ कि बाजार जो है वही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को तय करने लगा। इसको फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज कहा गया, यानी कि किसी भी देश की करेंसी जो थी उसका मूल्य किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ कितना होगा, ये डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के आधार पे तय होने लगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, देश में विदेशी व्यापार विनिमय जो है वह सकारात्मक रूप से और सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसा माना गया। ठीक है, विदेशी विनिमय के तहत भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए किसी देश के द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा को घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। जैसे डॉलर के जो परिप्रेक्ष्य में हम अपनी मुद्रा रुपये का मूल्य घटा दें, इसी को अवमूल्यन या फिर डीवैल्यूएशन कहा जाएगा। डीवैल्यूएशन, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन और डीमोनेटाइजेशन अलग अलग चीज़ें हैं। डीवैल्यूएशन है जब किसी एक देश की मुद्रा का मूल्य किसी अन्य देश की मुद्रा के मुकाबले घटा दिया जाए, इसे अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन कहा जाएगा। और जब कहीं किसी देश में चलने वाली करेंसी को लीगल टेंडर ना माना जाए, भविष्य में ऐसी घोषणा कर दी जाए, तो इसको अमुद्रीकरण बोलते हैं या विमुद्रीकरण बोलते हैं। इसी को डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है, जो 2016 में हुआ था भारत में, जब 500 के और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। तो अवमूल्यन और विमुद्रीकरण ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार सरकार ने क्या किए हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। देखिए, वित्तीय क्षेत्र होता है जहाँ पे वित्त का आदान प्रदान होता है। इसमें जो आते हैं, बैंक आएंगे, स्टॉक एक्सचेंज आएंगे, विदेशी मुद्रा बाजार आएगा, म्यूचुअल फंड आएंगी, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जितने हैं सारे आएंगे। तो इनमें जो भी वित्तीय संस्थाएं आती हैं, इन पर भारतीय रिजर्व बैंक नियमन करता है। इस क्षेत्र में नई सुधार नीति के तहत कुछ सुधार हुए। रिजर्व बैंक की सलाह से कुछ इन संस्थाओं को कुछ कार्यों की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि उन पे जो रेगुलेशन था उसको थोड़ा सा कम किया गया। रिजर्व बैंक की भूमिका यहाँ पर नियंत्रक के साथ साथ सलाहकार की भी हो गई, यानी कि पहले केवल ये रेगुलेटर था, कंट्रोलर था रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों के ऊपर। बाद में रिजर्व बैंक ने एक एडवाइज़र की भूमिका भी इख्तियार की। इतना ही नहीं, वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी बैंकों को भी पदार्पण की अनुमति दे दी गई। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% कर दी गई। पहले जो विदेशी कंपनियां थीं, वो भारत की किसी कंपनी में केवल 49% अपनी शेयर्स खरीद सकते थे, लेकिन इसे 50% की अनुमति दे दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर, तरलता अनुपात, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये कुछ टूल हैं जिनके माध्यम से व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण करता है। कौन? सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक दर, तरलता अनुपात, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये क्या होते हैं, ये अलग से आपको इसके टॉपिक्स आएंगे जिनमें आपको बताया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन इतना जानिए कि रिजर्व बैंक के ये टूल्स हैं जिनके ज़रिए रिजर्व बैंक जो व्यापारिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, उन पर नियंत्रण करता है।
ठीक है। इसके बाद में है जिस जो आरबीआई ने अपने नीतियों में परिवर्तन किया, उससे क्या हुआ, देश विदेश में पूंजी जुटाने की अनुमति बैंकों को मिल गई, क्योंकि 50% आपने पूंजी का जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया, तो विदेशों से पैसा आने लगा बैंकों को। इसके साथ ही विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष, इनको भी अब भारतीय बाज़ारों में निवेश की अनुमति मिल गई। तो इस तरह से ये कुछ वित्तीय सुधार हुए, और आपने जाना कि इन वित्तीय सुधारों के साथ साथ हमारे देश में आर्थिक सुधार लागू हुए। निजीकरण क्या है, आइए इसे जानते हैं। देखिए, निजीकरण से तात्पर्य है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्वामित्व का या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्वामित्व का स्थानांतरित होने की घटना। यानी कि जो व्यवसाय है, उद्यम है, एजेंसी है, ये सार्वजनिक सेवा के जो स्वामित्व के जो सार्वजनिक उपक्रम थे राज्य या केंद्र सरकार के, उन उपक्रमों से स्वामित्व जो है, ये स्वामित्व कहाँ जाएगा, ये स्वामित्व जाएगा निजी क्षेत्र के लिए, जो निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय हैं, या जो निजी क्षेत्र के वह संगठन है जो गैर लाभकारी संगठन है, उनके पास जब इसका स्वामित्व ट्रांसफ़र हो जाए तो इसी को हम निजीकरण बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसे डिटेल में समझें तो निजीकरण राजस्व संग्रहण और कानून प्रवर्तन जैसे सरकारी प्रकारों सहित सरकारी स्वामित्व के निजी क्षेत्र में स्थानांतरण को संदर्भित करता है। ये सेंटेंस थोड़ा सा समझने जैसा है, थोड़ा बड़ा गहरा सेंटेंस है। ये काफ़ी डिटेल, इसका ब्रॉडर सेंस है कि निजीकरण में क्या आएगा, राजस्व संग्रहण तथा कानून प्रवर्तन, ये जो सरकारी प्रकार हैं, इनके साथ सरकारी स्वामित्व के निजी क्षेत्र में स्थानांतरण को संदर्भित करता है। यानी कि राजस्व का संग्रहण हो, कानून बनाना हो, ये सरकारी प्रकार जो हैं, इनके साथ सरकारी स्वामित्व जो होता है, सरकारी स्वामित्व में निजी क्षेत्र का स्थानांतरण हो जाए। ये राजस्व संग्रहण और कानून प्रवर्तन ये तो सरकार ही करेगी, लेकिन जो सरकारी स्वामित्व होता था बहुत सारी चीज़ों में, वह स्वामित्व जो है वो निजी क्षेत्र के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाए। यानी मालिकाना हक किसका हो जाएगा, वह हो जाएगा निजी क्षेत्र का। ठीक है। सरकारी कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां, ये दो महत्वपूर्ण पहलू के तहत बदलती दिखी। सरकारी कंपनियां जो हैं वो बेसिकली निजी क्षेत्र की कंपनियां का रूप अख्तियार या रूप धारण करती दिखी। इसे अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझें। बहुत मोटी बात है, लैंग्वेज को थोड़ा सा इन्होंने अननेसेसरली लंबा कर दिया है। बहुत सीधी सी बात है कि सरकार के जो उपक्रम थे उन्हें निजी सेक्टर के दो तरह के संगठनों में ट्रांसफ़र किया गया। उनका मालिकाना हक, एक तो निजी क्षेत्र के लाभ के लिए संचालित संगठन और दूसरा निजी क्षेत्र के गैर लाभकारी संगठन, उनमें हस्तांतरित किया गया। सरकार के पास कुछ काम होते थे जिसमें राजस्व संग्रहण, कानून प्रवर्तन का कार्य सरकार के पास ही रहा। ठीक है। लेकिन विभिन्न उपक्रमों का जो मालिकाना हक था वो निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है। तो इसे समझेंगे। सरकार जो है, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाना, स्वामित्व भी निजी सेक्टर का और उसका संचालन प्रबंधन भी निजी सेक्टर का। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे निजी क्षेत्र को बेचा जाना, इसी को प्राइवेटाइजेशन कहा गया। ठीक है। जब 100% शेयर जो हैं वह प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए तो इसी को प्राइवेटाइजेशन कहा गया। ठीक है। तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को इक्विटी के माध्यम से, इक्विटी मतलब शेयर्स के माध्यम से, समता अंशों के माध्यम से निजी व्यक्ति या संस्था को बेच देना ही विनिवेश कहलाता है। इसका मुख्य ध्येय है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। वित्तीय अनुशासन यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए, जो निजी सेक्टर के लोग हैं, माना जाता है कि वह हर तरह से लाभ के लिए हर तरह के अनुशासन का अनुपालन करते हैं, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं, चूँकि वह एक कल्याणकारी संस्था होती है, तो लाभ के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वह केवल लाभ के ही प्रति स्टिक नहीं रह पाती, उसे कल्याण भी देखना होता है। तो इसीलिए कभी कभी जो निर्णय नहीं लेना चाहिए लाभ के लिए, जो प्रोहिबिटेड है निर्णय, वह निर्णय भी सरकारी संस्थाएं लेती दिखती हैं। लेकिन ये निजी संस्थाओं में नहीं होता।
निजी संस्थाएं केवल वही काम करेंगी जो इनके लिए लाभ सुनिश्चित करेगा। तो इसी को वित्तीय अनुशासन बोलते हैं। माना गया कि इससे वित्तीय अनुशासन बढ़ जाएगा। वित्त को वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना जहाँ पे पैसा ना मिले। ठीक है। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, ये माना जाता है कि जो निजी सेक्टर है उसमें आधुनिकता ज़्यादा है। उदाहरण के लिए अगर आप अस्पताल चले जाएं, सरकारी और निजी, स्कूल चले जाएं, सरकारी और निजी, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग देखिए, निजी स्कूलों की बिल्डिंग देखिए, आपको आधुनिकीकरण का अंतर दिख जाएगा। सरकार ने भी ये जाना कि प्राइवेटाइजेशन से आधुनिकीकरण बढ़ेगा, इस माध्यम से उपक्रमों में सुधार होगा, ऐसा सरकार का मानना था। निजीकरण के कुछ उद्देश्य जो रहे थे उन्हें हम और जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला जो निजीकरण का उद्देश्य था वो यह था कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करना और विदेशी निवेश पर पर्याप्त उद्योगों की स्थापना करना। विदेशी पूंजी आएगी और पर्याप्त उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, निजी कंपनियां जो होंगी उनको जो प्रोत्साहन मिलेगा तो ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति दे दी जाएगी जो पहले से केवल सार्वजनिक क्षेत्र के थे, तो उनमें भी सुधार होगा, ऐसा माना गया। ये भी माना गया कि निजी कंपनियों को जब आप मौका देंगे तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी और घाटे के बजट से छुटकारा मिल जाएगा, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन की लागत भी कम आएगी। ऐसा मानती थी सरकार कि अगर निजी सेक्टर उत्पादन करेंगे तो गुड्स ज़्यादा क्वालिटेटिव होंगे और उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी पर यूनिट, क्योंकि वो ज़्यादा कुशलता के साथ काम कर सकेंगे। ऐसा निजी सेक्टर के प्रति एक राय बनी हुई थी और अभी भी ये बात सही मानी जाती है। अवसंरचना विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। जब आप निजी सेक्टर को कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाने की अनुमति देंगे तो जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगती है फिर कुछ सहायक सुविधाएं जैसे सड़कें बनना, ठीक है, बिजली की सुविधा, ठीक है, बैंक का खुल जाना, डाकघर खुल जाना, ठीक है, स्कूल खुल जाना, छोटा मोटा अस्पताल खुल जाना, ये नॉर्मल होता है। ठीक है। तो अवसंरचना विकास वहाँ अपने आप होता चला जाता है जहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना विकसित हुआ, उसके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन ही माना जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से अन्य सुविधाएं भी बढ़ती हैं जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं। सार्वजनिक उद्यमों की प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ावा देना। जब आप सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण से एक्सपोजर करेंगे तो जो बचे हुए सार्वजनिक उपक्रम हैं वह भी अपनी कुशलता को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो उनकी कम्पिटिटिव पावर जो है वो बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी कंपटीशन की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आप भारत में बढ़ावा देना चाहते थे, इसके लिए भी निजीकरण एक टूल के तौर पे था। सरकार ने क्या कोशिशें की थी इसमें, आइए जानते हैं। सबसे पहले सरकार ने क्या किया था, सार्वजनिक क्षेत्र में कमी की। जब निजी सेक्टर को बढ़ावा देना है तो सार्वजनिक सेक्टर में कमी तो करनी पड़ेगी ना। तो सार्वजनिक सेक्टर की जो कमी की गई उसके अंतर्गत क्या किया गया, उसके अंतर्गत जो सुरक्षित उद्योग थे उन्हें कम कर दिया गया। यानी सरकार ने जो अपने लिए रिजर्व उद्योग कर रखे थे उन्हें कम कर दिया गया और इन्हें निजी सेक्टर के लिए खोल दिया गया। ठीक है। तो परिणाम यह हुआ कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर से निवेश योग्य साधनों के प्रवाह में वृद्धि होने और इनके साथ ही इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ने की संभावना मानी गई। परिणाम यही हुआ कि जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे उनकी ओर निवेश योग्य साधनों का प्रभाव होने लगेगा। सरकार मतलब जहाँ जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र नहीं थे वहाँ पर भी थी, तो चूँकि उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी सेक्टर को मौका दे दिया गया तो ये माना गया कि इस क्षेत्र का पर्याप्त उत्पादन ये कर लेंगे। तो सरकार के जिन क्षेत्रों में प्राथमिकता थी ये माना गया कि सरकार के पास जो साधन है वह अपनी प्राथमिकता के क्षेत्र पर लगा पाएगी, ये इसका एक फ़ायदा था। दूसरा, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि स्थापित करना। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि क्या थी कि सरकारी क्षेत्रीय कंपनियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए 1992 में एक नेशनल रिन्यूअल फंड NRF की स्थापना की गई। इसके माध्यम से कर्मचारियों को भुगतान किया गया जो अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहते थे। ठीक है। और 2002 में इस कोष को बाद में फाइनली बंद किया गया। ये 10 साल तक लगभग चला, 1992 से 2002 तक। राष्ट्रीय निवेश निधि का गठन 2007 में सरकार ने क्या किया कि एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF का गठन किया 2007 में। इस कोष में सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश मतलब निवेश की बिक्री, सरकार के जो साझेदारी है, सरकार की जो शेयर है उनकी बिक्री करना, इसको विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी कि सीधे सीधे हम बोले तो किसी औद्योगिक इकाई को बेचना। इससे प्राप्त होने वाली धनराशि को इस कोष में जमा किया गया
और यह कोष राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करेगा, ऐसा माना गया। यानी कि सरकारी उपक्रम जो आप निजी सेक्टर में बेचेंगे तो उससे जो पैसा मिलेगा उसे आप NIF में जमा करेंगे और इसे सामाजिक कल्याण पे खर्च करेंगे। रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्गठन। देखिए, ऐसा था कि भारत में 1985 में ही ये जो हानि में चलने वाले उपक्रम थे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो 1985 में ही रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 को पारित किया गया था। इसे 91 में संशोधित किया गया। इसमें संशोधन जो हुआ वो कहा गया कि रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जो है उनको इन उद्योगों को सौंप दिया जाएगा। यानी कि रुग्ण उद्योगों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। और ये माना गया कि यह सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र में बिक्री करने का निर्णय लेगा आगे चल के। यानी कि ये जो रोगी लॉस में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम थे, इन्हें भी निजी सेक्टर में बेचने की बात उस समय की गई। ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समझौता ज्ञापन प्रणाली में सुधार किया गया। ये क्या था समझौता ज्ञापन प्रणाली? थोड़ा सा सुनिए, समझिए। देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रबंधक थे, इनको अधिक स्वतंत्रता देने की बात की गई। ये कहा गया कि परिणामों के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा, लेकिन उन्हें फ्रीडम दी जाएगी अपने ढंग से काम करने का। परिणाम यह हुआ कि 70% जो उपक्रम थे, इनकी कार्यक्षमता में सुधार हुआ और निजीकृत किए गए जो उपक्रम थे, सार्वजनिक उपक्रम, समझौता ज्ञापन प्रणाली के पश्चात वह भी सफल हो गए। ठीक है। तो यह भी एक अच्छा कदम माना गया। कर ढांचे में परिवर्तन किया गया। जो सरकार थी, सरकार ने कर सुधारों से संबंधित डॉक्टर राजा जे चिलैया समिति एक बनाई थी, उसके वो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजा जे चिलैया। उन्होंने सिफारिश जो दी थी उनको स्वीकृत कर लिया गया और देश के कर ढांचे में बहुत व्यापक परिवर्तन किए। बस सीधे सीधे समझिए कि बड़ा परिवर्तन ये था कि जो कर की ऊंची दर थी उनमें कटौती कर दी गई। विदेशी विनियोग में प्रोत्साहन। विदेशी विनियोग यानी कि जो विदेशों का पैसा है, विदेशों से जो आने वाला पैसा है, वह उच्च स्तरीय तकनीक की आवश्यकता वाले उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। जो पूंजी विनियोग हो वो कहाँ हो? जो हमारी उच्च प्राथमिकता के उद्योग हैं उनमें हम पूंजी विनियोग को लगाएं, प्रोत्साहित करें। 34 उद्योग जो थे बिना किसी रोक टोक और लाल फीताशाही के, यानी कि रेड टेपिज्म के, लाल फीताशाही यानी कि टालम टोली जो होती है सरकारी लेट लतीफ़ी, तो बिना किसी लेट लतीफ़ी के, बिना किसी रोक टोक के 51% विदेशी पूंजी की अनुमति 34 उद्योगों में देश के दे दी गई। ठीक है। निवेश नीति जो थी, ये तो विदेशी निवेश था। जो देश के जो लोग थे वो अगर निवेश करना चाहें तो उनके लिए निवेश नीति में सुधार किया गया। नई निजीकरण की नीति में औद्योगिक नीतिगत सुधारों द्वारा आंतरिक स्तर पर उद्योगों का विनियमन करना यानी रेगुलेशन करना। इनके साथ साथ सरकार ने अनिवासी जो भारतीय थे वह अगर विदेशी निकायों में अगर निवेश करना चाहें या जो विदेशी निकाय हैं वह निवेश करना चाहें, या जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो भारत में अगर कोई निवेश करना चाहें तो उन पे प्रतिबंध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, ये तो सरकार का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इसमें सरकार ने क्या किया था? सरकार मानती है कि जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, उद्योगों में इनकी भूमिका विशिष्ट होती है। तो इन्होंने क्या किया? इन उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग बढ़ सके, क्योंकि ये यही करते हैं, इससे रोजगार के अवसर जो है वह बढ़ते हैं। तो भारत में जितने भी लघु और कुटीर उद्योग हैं वह ज़्यादातर कैसे हैं? निजी क्षेत्र में। सरकार के लघु या कुटीर उद्योग नहीं है। तो निजी क्षेत्र के ये लोग जो ये रोजगार उपलब्ध कराते हैं बड़ी मात्रा में, तो ये माना गया कि अगर इनको बढ़ावा दिया जाए, इनकी क्षमता में जो है वृद्धि होगी उससे, तो उससे रोजगार बढ़ेंगे। थोड़ी सी पूंजी की सहायता से लघु उद्यमी अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश में ये संसाधनों का बेहतर प्रयोग करते हैं, तो सरकार ने इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। ठीक है। अब इस निजीकरण के क्या क्या प्रभाव रहे, आइए हम उन्हें भी जानते हैं। सकारात्मक प्रभाव रहे। 24 जुलाई 1991 को सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति घोषित की उसमें प्राथमिकता दी गई निजी क्षेत्र को, और औद्योगिक विकास तीव्र करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। इसमें क्या क्या लक्ष्य थे और क्या क्या
सरकार ने प्रभाव अपनी भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में नोटिस की, इसे हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही।